Dignitaries on the stage and off the stage. सबसे पहले मैं आईपा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात यहां रख सकूं। मेरा उन्वान है नर्चरिंग टैलेंट। देखिए, टैलेंट ये खुद फितरी सलाहियतें होती हैं और उसकी नर्चरिंग कैसी हो, इस उन्वान पर मुझे बात करनी है। दुनिया में सबसे कामयाब शख्स वो है वो काम करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, मगर ये आसान बात नहीं है। अगर हर स्टूडेंट को उसके सलाहियत के हिसाब से काम दिया जाए तो वो उसको बखूबी अंजाम दे सकता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। और ऐसे ही लोग जो अपने काम को समझ जाते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो अपनी सलाहियत को समझ जाते हैं, या असातिज़ा उसकी सलाहियत को उसको समझा देते हैं, या वालिदैन समझा देते हैं, तो ऐसे बच्चे खूब तरक्की करते हैं, क्योंकि उसके लिए वो आसानी हो जाती है, उसका इंटरेस्ट का काम होता है। लेकिन बाज बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंस रखते हैं, उनको ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, और वो क्या करना है उसमें उलझ कर रह जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर वो फेल हो जाते हैं या वो कर नहीं पाते, चाह कर भी कर नहीं पाते। इस तरह इन तमाम सलाहियतों को समझकर एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हमको उनकी निशानदेही करना या उनको समझाना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको नहीं समझाएंगे तो यकीनन वो बहुत पेचीदगियों में उलझ जाएंगे और अपने करियर को अच्छा या अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बना पाते। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि एक मर्तबा मैंने एक गुलाब का पौधा लगाया और उसको अपने घर में रखा। कुछ दिनों बाद एक माली मेरे घर आया, उसने देखा और कहा कि ये गुलाब के पौधे को आपने साए में रखा है, इसको तो धूप में रखना चाहिए। उसने मुझे बताया कि इसकी सही परवरिश धूप में हो सकती है, तो उसको मैंने फिर धूप में रख दिया। मेरी बात उस माली की बात, उस बागबान की बात मेरे जहन में रही, तो मैंने फिर एक मनी प्लांट लगाया। मनी प्लांट को मैंने धूप में रखा। उसी असना कुछ दिनों बाद फिर वो माली मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि गुलाब का पौधा अच्छा बढ़ रहा है क्योंकि इसमें इसको धूप की जरूरत है, इसको ये धूप में अच्छी इसकी परवरिश होती है। जब उन्होंने मनी प्लांट देखा तो कहा कि अरे ये धूप में नहीं, इसको तो साए में रखना चाहिए। फिर मैंने उनकी बात मानी और उसको साए में रखा। इसलिए कहते हैं कि नर्चरिंग टू नेचर, अगर हमारी नर्चरिंग नेचर के हिसाब से होगी तो यकीनन परवरिश सही होती है। हम क्या करते हैं, बच्चों की नेचर को या उनकी सलाहियत को, एबिलिटीज को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमेशा एक विजन हमारा होना चाहिए कि बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे एक मर्तबा एक मछुआरा बीमार हो गया, उसने मछलियों को पकड़ने के लिए अपने बच्चे को भेजा अपने काम पर, कहा कि बेटा तुम मेरी जगह जा रहे हो, लेकिन एक नेक काम, एक नेकी जरूर करना। तब वो बेटे ने अपने पूरे काम के शाम को लौटा, बाप ने पूछा कि आज आपने क्या किया। उसने कहा कि मैंने गरीब को कुछ मछलियां दे दी। तब उस बाप ने अपने बेटे से कहा तुमने काम तो बहुत अच्छा किया, उसको मछलियां दे दी, बेहतर ये होता कि आप उसको मछली पकड़ना सिखाते। ये तब मुमकिन है तब जब बच्चे की सलाहियत को हम पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यकीनन वो जिंदगी में ऐसे या समाज के लिए ऐसे काम कर सकता है जिससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब हम जो असातिज़ा हैं, हमको लगता है कि हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है, बहुत सारी डिग्रियां हमारे पास है और हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जहन में हमारे होता है। मैंने भी 34 साल सर्विस की है, ये मेरे भी जहन में रहा है। लेकिन जिंदगी हर दम एक नई चीज सिखाती जाती है। एक मर्तबा एक शख्स ने एक घोड़े को खरीदा जो बहुत तेज में रेस में नंबर 1 पर था। उस शख्स ने उसको खरीदा और अस्तबल में लिख दिया द फास्टेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड। उस घोड़े को उसने अच्छा खिलाया पिलाया और 1 महीने के बाद फिर उसको रेस में उतारा। इस बार वो घोड़ा सबसे पीछे था। तब उसने उसके प्लेट को बदल दिया और लिखा कि द फास्टेस्ट वर्ड फॉर द हॉर्स। तो ये जिंदगी बहुत तेज है, इसमें हमको भी बच्चों के टैलेंट को समझने के लिए हमको भी रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। हमको भी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो बहुत सारे मसाइल बच्चों की जिंदगी में आ जाते हैं। बच्चों में बहुत खूबियां होती हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के टैलेंट्स हैं। जैसे हार्वर्ड ने 9 टैलेंट्स, 9 चीजें बताई है, 9 इंटेलिजेंस बताए हैं।
जिसमें सबसे पहले है बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो लैंग्वेज स्मार्ट होते हैं। कुछ बच्चे नंबर स्मार्ट होते हैं, उनको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। कुछ बच्चे नेचर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, नेचर स्मार्ट होते हैं, उनको पौधे लगाने, जानवर पालने में बहुत मजा आता है। कुछ बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जो आर्किटेक्ट या डिजाइनर्स वगैरह बनते हैं। बहुत सारे बच्चे इंटरपर्सनल होते हैं, जो पब्लिक स्मार्ट होते हैं, पब्लिक में उनको सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट होता है। और कुछ बच्चे इंट्रापर्सनल होते हैं, जो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। और कुछ बच्चे फिजिकल स्मार्ट, जो खेल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं एग्जिस्टेंस स्मार्ट होते हैं, जो सूफी तर्ज के लोग होते हैं। अब हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि नंबर और लैंग्वेज, मतलब मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, इस पे हमारा बहुत जोर है, वो सिखाया भी जाता है, ये स्मार्टनेस हमारे पास बच्चों को दिया जाता है। लेकिन बाकी जो है, जैसे म्यूजिक है, खेल है, बहुत सारी जो चीजें, बच्चे भी जो इंटेलिजेंस है, इसको हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हार्वर्ड ने को लगता था कि वो लोग बहुत होशियार हैं, जिनका आईक्यू ज्यादा है। उसने एक मर्तबा पागल खाने का दौरा किया और उसमें उसको पता चला कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आईक्यू बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं वहां पर, जो जेल में है, उनका आईक्यू बहुत कम है, लेकिन वो बहुत, कोई डिजाइनिंग में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई और क्राफ्ट में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, जब कोई जिम्नास्टिक में अच्छा है। उसने देखा कि ये अलग अलग इंटेलिजेंस रखते हैं। उसके बाद उसने उस पर रिसर्च किया और ये 9 इंटेलिजेंस उसने लाई है। तो ना हर बच्चा हमारी क्लास में जो होता है वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी खूबियां अलग अलग हैं, उसको समझना लाजमी है। अगर हम बच्चे की खुसूसियत को नहीं समझेंगे, उसके टैलेंट को नहीं समझेंगे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ह्यूम्स ने एक डिस्कवरी की कि 16 पर्सनालिटीज होती हैं। ह्यूम्स ने लिखा कि 16 पर्सनालिटीज होती हैं। हमारी क्लास में कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बात नहीं करते, हमको लगता है ये जवाब ही नहीं देता है, ये सुनता ही नहीं है। कुछ बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत बातें करते हैं, हर जगह वो पेश होते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं, उनका बस लाइनिंग पे काम चलता है, बिल्कुल टाइमिंग्स वगैरह इसके हिसाब से। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीलर्स होते हैं, वो जल्दी से लोगों के एहसास को समझ जाते हैं। कुछ बच्चे सेंसर होते हैं, जो नजर आता है उसी पे वो अमल करते हैं। और कुछ बच्चे बिल्कुल लापरवाही होते हैं, वो वक्त पे सारा काम करने लगते हैं। कुछ उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो चल रहा है उससे हट के कुछ नया करने का वो सोचते रहते हैं। और कुछ बच्चे बहुत जजमेंट वाले होते हैं, जजर्स होते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त पे काम करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमारे अंदर पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। एक माँ के 5 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, वो भी डिफरेंट होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। जो पहला बच्चा होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी साइकोलॉजी अलग होगी, दूसरे नंबर के बच्चे की साइकोलॉजी अलग होगी, तीसरे बच्चे के नंबर की साइकोलॉजी अलग होगी। एक माँ के 5 बच्चे भी डिफरेंट होते हैं, जुड़वा बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। तो क्लास में हमारे जो बच्चे हैं, ये एक क्लस्टर है और डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। 7 कलर्स या डिफरेंट कलर्स के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो टीचर्स का काम है उसको ऑब्जर्व करे, उसको समझे। बहुत सारे मसाइल भी बच्चों के होते हैं। अब एक बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा, जैसे मैं हूं, मुझे लैंग्वेज अच्छी लगती है। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मुझे लैंग्वेजेस, जब इंग्लिश का पीरियड आता अच्छा लगता था, लेकिन जब फिजिक्स और मैथ्स का पीरियड आता मुझे बोर लगता था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है। हम ये भी बाज औकात हम ये भी देखते हैं कि जिस बच्चे का परसेंटेज ज्यादा है वो बहुत होशियार है। एक मतलब एक बच्चा इंजीनियरिंग में था, पहले 90s में इंजीनियरिंग को बहुत वैल्यू, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस से भी ज्यादा प्रीफरेंस इंजीनियरिंग को दिया जाता था 90s से पहले। एक बच्चा इंजीनियरिंग में था, उसने फिर एमबीए किया, फिर क्लैट से उसने टॉप किया, उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। कैंपस सिलेक्शन होने के बाद उसको गूगल में 1 करोड़ के पैकेज पे जॉब भी मिल गई। और वो पहली बार जब मीटिंग में गया, तो मीटिंग जब चल रही थी, उसके बाद जो एक लड़की आकर बैठ गई तो उसको पसीने छूट गए। उसको स्टेज पे बुलाया गया, वो घबराने लगा, परेशान हो गया, वो पब्लिक से भागने लगा, लोगों से दूर रहने लगा। ऐसे ही उसके साथ में एक और दोस्त था उसका, जो उसके साथ पढ़ा करता था। वो इम्तिहान के दौरान, इम्तिहान से 4-5 दिन पहले वो
किताब खोलता, पढ़ लेता, ठीक ठाक मार्क्स लेता, उसको टॉपर की कोई उम्मीद नहीं थी, वो टॉपर बनना भी नहीं चाहता था, वो अपना पढ़ाई करते चला गया, लेकिन उसने जिंदगी जी, वो खेल कूद हर चीज में, क्लासेस में बिल्कुल बराबरी का शरीक रहता और इम्तिहान में 100 मार्क्स लेके पास हो जाता। उसको भी उसी कंपनी में जॉब मिला, लेकिन उसको 1 करोड़ की जॉब मिली थी, उसको 5 लाख का पैकेज मिला और एक छोटी पोस्ट पे वो आ गया। लेकिन ये जो बंदा था, ये ऐसा था स्कूल के जमाने में भी कि खेल कूद में था, किसी शादी में डांस करता, दावतें भी खा लेता था, अलग मतलब मिक्स रहने वाला बच्चा था, सोशल था। जब कंपनी में इसको जॉब मिली तो वहां भी उसने लोगों से अच्छे कांटेक्ट बनाए, लोगों से मिलजुल के रहने लगा। जब उसको पता चला कि यार मेरा दोस्त गया, उससे मिला, मिलने के बाद उस जो 5 लाख वाला था पैकेज वाला, वो 4-5 साल में उससे भी आगे निकल गया। तो ये जो 1 करोड़ वाला पैकेज वाला था, उसने सोचा कि ये कैसा, उसने उसकी स्टडी की, फिर इसने हाउ टू इंक्रीज द करेज, हाउ टू बिकम स्मार्ट, ये किताबें पढ़ना शुरू की। तो किताबों से तो कोई स्मार्ट नहीं बन सकता, बुक किसी को स्मार्ट नहीं बनाती है। ये जो 5 लाख पैकेज वाला जो बच्चा था, इसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये हमको किताबों से नहीं मिलता है और ना ये हमारा हमको विषय में आता है, ये हमको सीखना पड़ता है और ये सीखते हम माहौल से। बच्चा बहादुर बनना चाहिए, बच्चा सोशल, उसका जीनियस अच्छा होना चाहिए, लोगों में मिक्स होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, हार जीत को बर्दाश्त करना चाहिए। ये गुण उसके अंदर आते हैं माहौल के हिसाब से और ये बहुत बहुत प्रैक्टिस के बाद आने लगते हैं, ये बार बार रिपीटेशन से आने लगते हैं। हम बच्चों को सिर्फ टॉपर बनाने के चक्कर में कि वो आए, पढ़े, ट्यूशंस करे, स्कूल करे, ये करे, वो करे, लेकिन हम उसको माहौल से जुड़ाते नहीं है, ना किसी रिश्तेदार के पास ले जाते हैं, ना किसी प्रोग्राम में ले जाते हैं, ना खेल कूद में उसको शामिल करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यूं ही नहीं बनता है। आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा। 1912 में, अप्रैल 1912 में टाइटैनिक उसका सेलिंग शुरू हुई, उसके टिकट्स भी बुक हो गए थे, बहुत सारे 1500 लोग उसमें शामिल हुए और टाइटैनिक 15-20 दिन के बाद वो डूब गया। उसको इस तरह बनाया गया था, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इस तरह उसको बनाया था, वो हेल कहते हैं, हेल में से नीचे का जो हिस्सा है उसकी 2 परत थी। उनको गुमान था कि आइसबर्ग से वो टकराएगा भी, वो टूटेगा नहीं, अगर वो टकरा भी गया तो पहला हिस्सा उसका निकल जाएगा, दूसरे हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने उसके अंदर जो सेविंग जो बोट होती है इमरजेंसी के लिए, वो नहीं रखी थी। उनको उस पर बहुत फख्र था कि हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया है और 20-25 दिन के बाद वो आइसबर्ग से टकराया और वो डूब गया। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ भी ये बच्चों इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, ये लाइफ बोट है बच्चों के लिए। आईक्यू से तो आईक्यू हमको मैथ्स में अच्छे नंबर लेने लगाएगा, हिस्ट्री में अच्छे नंबर लेने लगाएगा, साइंस में अच्छे नंबर मिलेंगे उससे, लेकिन जिंदगी, हाउ टू लिव लाइफ, ये हम आईक्यू से हासिल नहीं कर सकते हैं। आईक्यू से हम किसी मसले को, प्रॉब्लम जो टेक्निकल प्रॉब्लम है मैथ्स का या नंबर का, वो हल कर लेंगे, लेकिन जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में खुशी पाने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा तो जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती है। हम सबको चाहिए कि हम बच्चों के जज्बात को समझने की कोशिश करें। एक मर्तबा एक बहुत सोशल वर्कर थे, उनको एक बच्चा एक्सीडेंट में मिला, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने उसको एक्सीडेंट से लिया, दवाखाने में ले गए और उसको पूरे उसकी दवा वगैरह की, वो बच्चा अच्छा हो गया। उसके 20 साल बाद वो सोशल वर्कर कुछ लोगों से मिले, तो लोगों ने पूछा कि वो जो बच्चे को आपने मदद की थी वो कहाँ है, पूछा कि बताओ कहाँ है। तो कुछ लोग कहने लगे 20 साल के बाद कि वो अच्छा सोशल वर्क बन गया होगा, सोशल वर्कर बन गया होगा, किसी ने कहा कि वो अच्छा डॉक्टर बन गया होगा, किसी ने कहा वो अच्छा वकील बन गया होगा। इस तरह वो लोग कहते रहे। बाद में उस सोशल वर्कर ने कहा कि वो जेल में है। मेरा एक बार जेल जाना हुआ, मैंने देखा कि वो जेल में है। तो लोगों ने पूछा ये ऐसा कैसा हो गया? फिर उस सोशल वर्कर ने बताया कि हमने उसको चलना तो सिखाया, लेकिन चलना कैसा है ये नहीं सिखाया। इसलिए हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ना कैसा है या परवरिश कैसी होनी चाहिए, हमारा इस तरफ या इस ढंग पर हमारा ध्यान है, क्योंकि सेल्फिशनेस काफी बढ़ चुका है और सेल्फिशनेस की वजह से हम सिर्फ बच्चों में हसद जलन पैदा कर रहे हैं कि आप टॉपर आइए, आप फर्स्ट आइए, आप उससे अच्छे नंबर लाइए। तो ये मसाइल बच्चों को ज़हनी तौर से बहुत परेशान करते हैं। मेरे पास एक एज ए करियर काउंसलर, मेरे पास अभी हाल ही का मैं केस आपको बताता हूं, 1 महीने पहले का। एक बच्चा है XYZ जो 18 साल की उम्र में डिप्रेशन में चला गया। 23 साल की उम्र में अल्लाह के फजल करम से मेरे जरिए अल्लाह ने उसको अच्छा किया, आज वो अच्छा है। 18 साल की उम्र में उसने पहला जो नीट का एग्जाम दिया था उसमें उसको 380 नंबर मिले थे।
फिर उसको रिपीट कराया गया, नांदेड़ से उसने आईबी में ये किया, फिर उसके बाद उसको 120 नंबर मिले और वो डिप्रेशन में चला गया। जब मेरे पास लाए थे उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, बहुत अजीब उसकी हालत थी। मैंने उससे बात की और उसने फिर बाल कटवाए, फिर मैं उस पर काम किया, काउंसलिंग की उसकी, वो आज अच्छा है, उसकी गोलियां वगैरह सब छूट चुकी हैं। जब मैंने उसकी स्टडी किया तो मुझे पता ये लगा कि उसके वालिद हमेशा उसको दूसरों से कॉम्पीट करते थे। आज जब भी मैंने उससे इस बार कहा, मैंने उसको कहा कि आप बैडमिंटन की क्लास लगा दो, मैंने उसको लेकर गया बैडमिंटन में, तो उसके बराबरी के जो बच्चे थे या लड़के लड़कियां, उनको देखकर वो घबराने लगा। मैंने पूछा क्यों घबरा रहा है, पसीना आ गया उसको। बोले जब भी सर मैं अपनी उम्र के या बराबरी के लोग देखता हूं तो मुझे पुरानी बातें याद आती है, पुरानी चीजें मुझे रिपीट होने लगती है और मैं पसीना पसीना हो जाता हूं। तो उसके बराबरी के लोगों को फिर 10वीं में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे या उसके वालिदैन जो कंपैरिजन करते थे वो उसको याद आने लगता है और धीरे धीरे उसको पसीना आता है, वो घबराने लगता है। तो ये चीजें, क्योंकि हर आदमी के साथ एक बच्चा है, हम जितने लोग बैठे हैं हर एक के साथ एक बच्चा है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेके 2 साल तक अल्लाह ने एक ही मेमोरी रखी है, वो है परमानेंट मेमोरी। उसके बाद जब बच्चा 2 साल का होता है, तीसरा साल लगता है, अल्लाह डबल मेमोरी देता है, वो है डिलीट मेमोरी, जैसे कंप्यूटर में होती है 2 मेमोरीज। तो 2 साल में जो बच्चा सीखता है पूरी चीजें 80% वो सीख जाता है, 5 साल की उम्र तक 80% सीख जाता है। तो वो 2 साल में जितनी भी चीजें हैं वो सब उसकी जेरोक्स लेने चलता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप बड़े बच्चों से जिस तरह पर्दा करते हो वैसे छोटे बच्चों से भी क्या कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पूरा अक्स लेता है, वो पूरी तस्वीरें अपने दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए पूरी जेरोक्स लेने लगता है और पूरा डिपॉजिट रहता है। मरने तक हर इंसान के साथ वो चीजें रहती हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही, जब 24 साल का बच्चा हो जाएगा तब जाकर उसका माइंड कंप्लीट होता है, उसका ब्रेन कंप्लीट होता है। हम लोग 24 से ज्यादा हैं, इसलिए हम बच्चों को सही तरीके से रहनुमाई करें और उनको इन्वॉल्व करें, हर मामले में इन्वॉल्व करें। बच्चे को ऑर्डर देंगे तो बच्चा परेशान हो जाता है। हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उनका जो इर्तिका है या उनकी जो नर्चरिंग है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज है। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में लर्निंग डिसेबिलिटीज लगते हैं, जिसमें डिसलेक्सिया है, जो वर्ड ब्लाइंडनेस है। बच्चे को वर्ड तो दिखते हैं लेकिन वो अलग ढंग से दिखते हैं, उसमें मिरर इमेज, डी का बी दिखता है, बी का डी दिखता है, वो पढ़ने में उसको, जैसे हमने अभी एक गदर 2 फिल्म आई थी, उसके हीरो है सनी देओल, वो भी डिसलेक्सिया का मरीज है। उसने कभी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, वो सुनता है और उसके बाद फिर वो डायलॉग्स पढ़ता है, लेकिन उसका कोई करियर रुका नहीं है। ऐसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं कि जिनके ऐसे प्रॉब्लम्स उनको थे लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है। जिसमें दूसरा है डिसग्राफिया, जो राइटिंग प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे बच्चे लिखते, उनको दिमाग में तो दुरुस्त होता है लेकिन गलत लिख जाते हैं। उसके बाद है डिसकैलकुलिया, मतलब मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों को। उसके बाद होता है डिसमॉर्फिया, जैसे मोर है तो उसको मुर्गी लगने लगती है, जिस्म के सारे हालात उसको, मतलब जिस्मानी तौर से दूसरी चीजें दिखती है, वो रहती कुछ है दिखता कुछ है। उसके बाद में डिसफेसिया है, जो अपने ख्यालात को अच्छे तरीके से पेश नहीं कर सकते कुछ बच्चे। कुछ डिस्प्रैक्सिया है, जो हाथ और आंख का कॉम्बिनेशन उनका बराबर नहीं होता है। और डिस्थेमिया है, जो बच्चों को टेंशन होता है, स्ट्रेस रहता है। देखिए टेंशन और स्ट्रेस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है स्ट्रेस की वजह से होती है। और स्ट्रेस कंपटीशन का है, कंपैरिजन का है। कहते हैं ना कि इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स इट मींस यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी से कंपेयर करते हैं, बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा और खुद का इंसल्ट कर रहे हैं हम। इसलिए बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी समझा जाए। हम बच्चों को एक जैसा समझते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आएगा ही। बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे 4 किस्म के होते हैं। एक बच्चा सेंसिटिव होता है, जो हर बात माँ बाप को जो क्लास में होगा वो बातें बताता है, और वो बड़े झगड़ालू किस्म का बच्चा होता है। अगर उसकी बात को नहीं सुना जाए गौर से तो उसको बुरा लगता है। दूसरा होता है एक्टिव बच्चा, जो हर मामले में खेल कूद में सब में अच्छा होता है, लेकिन उसमें ईगो ज्यादा होता है। उसके ईगो को, मतलब उसको ऑर्डर वो फॉलो नहीं करता। अगर उसको हम ऑर्डर देंगे तो वो गुस्सा हो जाता है। उसको अगर हम मोहब्बत से कहेंगे ये तेरी जिम्मेदारी है, तो इसका मॉनिटर है, आपको ही पूरा करना है, अलग ढंग से प्यार से उसको बोला जाए तो काम को पूरा करता है। तीसरा होता है रिस्पॉन्सिव, जो बच्चे होते हैं ये बटरफ्लाई की तरह होते हैं, कभी यहां कभी वहां। और दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले, सबसे ज्यादा घर से भागने वाले रिस्पॉन्सिव किस्म के बच्चे होते हैं, जो हमेशा क्लास बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, उनका दिल एक जगह ऐसा मुस्तकिल नहीं होता है। तीसरे होते हैं रिसेप्टिव बच्चे, जो बहुत ही फर्माबरदार होते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, हर चीज बराबर करते हैं, लेकिन बड़े डरपोक होते हैं। तो ये हर कोई भी बच्चा हो, इसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और
13 से, जैसे मैंने अली मियां नदवी साहब का एक आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि सबसे मुकद्दस तरीन जिहाद क्या है। उन्होंने लिखा, एक तीसरा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, उसमें का जो मेरे काउंसलिंग का कॉलम में मैं बता रहा हूं, उन्होंने लिखा कि वो तलबा या वो बच्चे जो नफ्सियाती मसाइल में उलझे हुए हैं, उनकी रहनुमाई करना ये आज की सबसे बड़ी इबादत है, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। इसके अलावा मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि 13 से 20 साल या 25 साल की उम्र तक बच्चों की काउंसलिंग जरूरी है, उनके लिए कोई पीर और कोई रहनुमा मुंतखब करना जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में शरई एतबार से जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से नहीं बताता है, इसके लिए उनकी रहनुमाई जरूरी है। तीसरा, एक बार सज्जाद नुमानी साहब अपनी तकरीर में बता रहे थे कि काउंसलिंग कार्य पैगंबरी है, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चा 10वीं और 9वीं में काउंसलिंग के आ जाता है तो उसके टैलेंट की नर्चरिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उसको क्या करना है, उसके अंदर क्या खूबियां हैं, वो समझ में आ जाती हैं और बच्चा राइट ट्रैक पे चलने लगता है। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी अपनी खूबियां जो कमियां हैं उसका पता चलता है, वो भी अपनी चीजों को दुरुस्त कर लेते हैं और बच्चों की सेहत, मेंटल सेहत और फिजिकल सेहत अच्छी हो जाती है। देखिए, हम बच्चों को अगर पेट दुखता है, हम कहते हैं कि उसके टैलेंट की परवरिश या उसकी परवरिश बेहतरीन तरीके से उस वक्त हो सकती है कि जब बच्चे की हम मेंटल हेल्थ पे भी ख्याल दें। आज पेरेंट्स का मेंटल हेल्थ पे कोई ख्याल नहीं है। बच्चे अगर पेट दुखा तो हम डॉक्टर के पास फौरन दौड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आया फौरन जाते हैं, बच्चा क्यों बड़बड़ा रहा है, वो सोता क्यों नहीं है, वो नींद में पेशाब क्यों करता है, वो घबराता क्यों है, वो पब्लिक से क्यों नहीं मिलता है, वो स्टेज पे क्यों नहीं जाता है, ये इस पर हमारा कोई ख्याल नहीं है। जैसे ये मैंने बच्चे का बताया जो 5 साल जो घर में था, वो बच्चा वो 10वीं तक कभी स्टेज में नहीं गया, वो 88% उसका आया था, वो गांधी स्कूल में पढ़ता था, उसको स्टेज पे प्रोग्राम के लिए बुलाएगा, उस दिन वो एब्सेंट था, बहुत सारे उसको इनामात मिले, वो कभी स्टेज पे नहीं आया और वहीं से उसके प्रॉब्लम शुरू हो गए। और प्रॉब्लम शुरू होने की वजह से उसका जो टैलेंट था वो दबने लगा। हर बच्चे के टैलेंट को समझना जरूरी है। अगर हम बच्चे के टैलेंट के साथ साथ उसके अंदर क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, अगर इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से बच्चे का मसला हल हो सकता है। देखिए, आपके जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे किसी से जलते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो टैलेंट में रुकावट आएगी, क्योंकि उसका ध्यान अपने काम से दूसरे के काम पे जाएगा। जैसे आपके बच्चे किसी से क्यों जलते हैं, कंपैरिजन क्यों करते हैं, या उससे मुवाजना क्यों करते हैं, या उससे दिल में कोई बुराई क्यों रखते हैं, उसकी वजह यह है कि बच्चे को हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं। एक मरतबा अमेरिका में एक बच्चे का टेस्ट, एक स्कूल में पढ़ता था और वो हमेशा 40% पासिंग मार्क्स लेता था। पासिंग मार्क्स लेने के बाद हमेशा, उसका नाम जॉन था, लेकिन उसको भोलू लोग बच्चे नाम से पुकारते थे। और हमेशा एक मरतबा 9वीं में आ गया हो और 9th में उसका जब रिजल्ट आया तो उसका परसेंटेज 60% आया, तो सब ने पहली बार उसको जॉन करके पुकारा और कहा कि तुम 60% मार्क्स लाए हो। हमेशा 35-40% लेकर आता था। अब जब अपने घर ले गया रिजल्ट, तो माँ ने उसके जैसी माँ को बताया था, माँ ने भी कहा कि ओ तुम्हारा 60% आया है, तो बहुत खुशियां हुई। तो उसके बाद में पूरे पेपर में आया कि एक बच्चा कंटिन्यू ऐसा होता था, क्योंकि वहां रिसर्च ज्यादा होती है अमेरिका में। रिसर्च के बाद पता ही चला, अखबार में आया तो कुछ लोग उस पर रिसर्च करने आ गए। उन्होंने कहा कि इसका पहली से पूरा रिकॉर्ड निकालिए। पहली से पूरा रिकॉर्ड निकाला गया 9 तक, जो हर बार उसका रिजल्ट वैसा ही था, कंटिन्यू एक जैसे ही चल रहा था। 9 में पता चला कि कंप्यूटर के मिस्टेक की वजह से वो 60% हो गया। लेकिन जब वो 60% जैसा भी उसका रिजल्ट मिला उसको, उसके बाद से उसने टॉप किया, बल्कि टॉप नहीं किया, बल्कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बना। तो ये चेंज जिंदगी में आता है। तो बच्चे को एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चे को एप्रिसिएट करते हैं तो उसके टैलेंट में इजाफा होगा, वो टैलेंट उजागर होगा। उसके टैलेंट को भी समझना जरूरी है कि इसके अंदर क्या खूबियां है, कौन सी इंटेलिजेंट इसके अंदर छुपी हुई है। दूसरा, बच्चा राज की बातें पेरेंट्स को नहीं बताता। क्या वजह? क्योंकि वो खौफजदा है, बच्चों पे खौफ ज्यादा है। बच्चे अपनी दिल की बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं, क्यों? क्योंकि उस पर हम ध्यान नहीं देते। जब बच्चे पे ध्यान ना दिया जाए तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई काम ऐसा करता है, या गुस्से में आता है, या कोई तोड़फोड़ करता है। इसलिए बच्चे की तरफ ध्यान दे। बच्चा बुज़दिल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं क्योंकि हर वक्त उसकी हम मदद करते हैं।
जब हम बच्चे की हर वक्त मदद करने लगेंगे तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा, वो कोई डेयरिंग नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को मशीन ना बनाए, बच्चे को जज्बात समझने की, दूसरों को सेल्फ अवेयरनेस उसका जगाए ताकि वो दूसरों को समझ सके। बच्चों के साथ अगर हम अच्छे से पेश आते हैं, बच्चे बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं, हर बच्चा यूनिक है। जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अन्नास मादीन कमादीन ज़हाबा वल फ़ज़ा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को कान के मानिन बनाया है, कुछ सोने की कान है, कोई चांदी की, कोई पीतल की। तो बच्चे की उस कान को समझना चाहिए कि ये है क्या, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए। हम आज के दौर में सब बच्चों को हम नीट की तरफ ही ले जा रहे हैं, सब बच्चे डॉक्टर्स तो नहीं बन सकते हैं। उसकी खूबी को अगर समझ जाएंगे, उसके टैलेंट का समाज के लिए, उसके लिए और उसकी सेहत के लिए, दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए उसका सही इस्तेमाल होगा और जिंदगी में अच्छा काम कर सकता है। उसका टैलेंट का सही इस्तेमाल दुनिया के लिए, हमारे लिए और कौम के लिए हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जमाने के साथ चलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो, जिंदगी एक तल्ख सफर है, अब आसमानों में उड़ना सीखो, शाइन सी ऊंची हो नजर, करगिस सा नीचा न देखो, मकड़ी फूलों से लेती है जहर, मक्खियों की तरह शहद लेना सीखो। थैंक यू वेरी मच।